नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो के अंदर हम कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं भारत माँ के एक ऐसे वीर सपूत की जो कि लगभग 20 से 22 वर्षों से भारत माँ की सेवा कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो प्यारे भाई हैं आज के समय में तो भारतीय थल सेना के अंदर एक बहुत ऊंचे पद पर नियुक्त हैं और 1000 से भी ज़्यादा सिपाहियों की जो यूनिट है उसको ये भाई आज के समय में कमांड करते हैं। दोस्तों, इन भाई ने 18 साढ़े 18 वर्ष की आयु के अंदर ही पहले तो भारत की वायुसेना को ज्वाइन किया। एक एयरमैन के पद पे इन्होंने ज्वाइन किया था अपने उस समय की एजुकेशन के बेसिस पे। उसके बाद भाई को ग्रो करना था और भाई को असली में जो इनका गोल था वो इंडियन आर्मी में जाने का था। तो भाई ऐसा बताते हैं कि भाई मैंने और पढ़ाई करी, फिर कुछ जो भी उनका प्रोसीजर होता है, जो पढ़ाई करी, जो कुछ और ट्रेनिंग वगैरह क्लियर करी, और वो करने के बाद ये भाई इंडियन आर्मी के अंदर एज एन ऑफिसर ये जो भाई हैं इनको कमीशन हो गई है। और ये बताते हैं कि जिस समय ये भारतीय जो हमारा जो थल सेना है उसके अंदर इनका कमीशन हुआ था, उससे पहले ही भाई का जो विवाह है इनके माता पिता ने, मतलब इन एन अरेंज मैरिज फॉर्मेट इनका जो विवाह है इनकी धर्मपत्नी से करा दिया था। अब दोस्तों, जो धर्मपत्नी है वो शुरू में तो बहुत खुश थी कि हाँ, जो मेरा पति है वो एयरफोर्स के अंदर है और ऐसे ऐसे है, मतलब भारत माँ की सेवा कर रहा है, तो मतलब सामने से ये चीज़ दिखाई गई कि वो बहुत पसंद करते हैं इस चीज़ को। लेकिन जब इन भाई ने उन्हें बताया कि मैं इंडियन आर्मी के अंदर कमीशन होने वाला हूं, तो जो इनके भाई हैं उनकी तरफ से कुछ जो है प्रतिकार हुआ इस चीज़ का। उन्होंने कुछ थोड़ा बहुत विरोध किया इस चीज़ का, मतलब वो इनके इंडियन आर्मी के अंदर कमीशन होने को लेकर के थोड़े डिसएग्रीमेंट के अंदर थे। अभी हम इस चीज़ को, हमारे को एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा हम इसके अंदर नोट्स कन्फ्यूजिंग हमने हो गए हमारे। शायद इनका विवाह हो चुका था या कुछ ऐसा था कि इनका विवाह होने से पहले 1.5 साल का इनका कोर्टशिप पीरियड था, मतलब एंगेजमेंट हो गई थी और फिर विवाह होने वाला था। तो या तो उस समय की बात है या फिर शायद जब इनका नया नया विवाह हुआ था उसके बाद की बात है, जब इनका इंडियन आर्मी में कमीशन होने का जो है इनके सामने वो आ गया था कि अब ये हो सकते हैं। तो बहरहाल, तो जो वाइफ है वो कुछ डिसएग्रीमेंट के अंदर थे। तो अभी ये जो भाई हैं ये बताते हैं कि मुझे इनिशियली तो समझ में नहीं आया कि भैया ऐसा क्यों है, लेकिन जब इनका विवाह हो गया और विवाह होने के बाद ये अपनी पहली पोस्टिंग के ऊपर गए। और पोस्टिंग क्या होती है, जब आप भारतीय सेना के अंदर होती है तो 2 प्रकार की पोस्टिंग्स होती हैं। एक पोस्टिंग होती है फ्रंट पे, मतलब आप बिल्कुल बॉर्डर के पास आपकी नियुक्ति होती है। तो ऐसी जब भी आपकी पोस्टिंग होती है तो आपका जो परिवार है वह आपके साथ नहीं रहता होता। फिर दूसरी जो पोस्टिंग्स होती है उनको बोलते हैं पीस पोस्टिंग्स। पीस पोस्टिंग्स के अंदर कुछ ऐसा होता है कि जो आपकी जो इंडियन आर्मी है उनके क्वार्टर्स आपको मिलते हैं और क्वार्टर्स के अंदर जो है आपकी जो फैमिली है आपके साथ रह सकती है। तो मतलब शुरू का जो इनका जो वो पोस्टिंग था वो पीस पोस्टिंग नहीं था, वो बिल्कुल फ्रंट पे था। तो इनका विवाह हो चुका था और इनकी जो धर्मपत्नी है वो इनके जो मम्मी पापा हैं और इनकी जो सिस्टर्स हैं, इनकी 2 बहनें हैं और इनके माता पिता हैं परिवार के अंदर, तो उनके साथ इनकी जो वाइफ हैं रहती थी और ये अपना बॉर्डर के ऊपर अपनी जो सेवाएं हैं उनको प्रदान कर रहे थे। अभी पीछे से इनको इस बात का मतलब पता नहीं था, लेकिन जो इनको आगे चल करके जो बात पता चली कि जो इनकी वाइफ है और इनकी जो माता जी हैं उनके बीच में कभी भी एक दूसरे से उनकी हमेशा मतलब अनबन रही, उनकी आपस में नहीं बनती थी। फिर जो इनकी जो बहनें हैं उनसे भी इनकी वाइफ की नहीं बनती थी। तो कुछ हमेशा इनके जो परिवार है उसके अंदर इनको अंदर ही अंदर कुछ अंडरकरंट्स थे, क्लैश थे। अब ये बताते हैं कि जब भी मैं छुट्टियों पे आता था, अब जो भी भाई लोग आर्मी के अंदर हैं, बहनें जो आर्मी को जानते, तो उसमें क्या कि साल में महीना 2 महीना की आर्मी वालों की छुट्टियां होती हैं जिसके अंदर वो परिवार के साथ आकर के रहते हैं। तो जब भी भाई वापस आकर के रहा करते थे परिवार के साथ, तो इनकी जो वाइफ हैं वो बहुत सारे कंप्लेंट्स करते थे कि मुझे इस प्रकार से परेशान किया जाता है, मुझे इस प्रकार से टॉर्चर किया जाता है, आपकी माँ ऐसी है, आपकी माँ वैसी है। तो इन्होंने ये बताते थे कि देखिए, मैं अपनी धर्मपत्नी को बोलता था कि देखो, ऐसे तो मैं जाकर के उनसे झगड़ा नहीं कर सकता हूँ, हम ऐसा करते हैं कि अगर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं तो इसको रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है।
और ये बोलते थे कि भाई आप ऐसा करते हैं कि हम ना सामने बैठ करके बात करेंगे, आप अपनी बातें रखो, मम्मी से पूछेंगे, वो अपनी बातें रखेंगी, है ना, और जो भी होगा उसको फिर हम बैठ के सॉल्व कर लेंगे। ये बताते हैं कि जो इनकी धर्म पत्नी है वो कभी भी उन्होंने इस बात के लिए अग्री ही नहीं किया कि मैं सामने बैठ करके बात करूंगी। एक ही घर में रहते थे लेकिन वो अंदर ही अंदर कुड़ती रहती थी, इनके कान भरती रहती थी, लेकिन ये बोलते थे कि भाई देखो मैं इस पे तभी कुछ एक्शन ले सकता हूं जब आप सामने से बात करो, आप मुझे कुछ बोलो, वो मुझे कुछ बोलें। और ये बताते हैं कि इनकी माता जी, इनकी बहनें कुछ भी नहीं बोलती थी, तो बट वाइफ को प्रॉब्लम थी, और वाइफ सामने बात करने से जो है बिल्कुल वो थी। तो एक तो यही इनका जो रिलेशनशिप है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रबल चल रही थी। इसके साथ साथ ये बताते हैं कि जो इनकी वाइफ हैं, पता नहीं फॉर नो रीज़न उनको कभी भी इनके ऊपर विश्वास नहीं हुआ। ये बताते हैं कि इनकी वाइफ को जब भी ये छुट्टियों में घर आया करते थे तो इनकी वाइफ को हमेशा इस बात से ऑब्जेक्शन होता था कि अपने फ़ोन के अंदर ये लॉक लगा करके क्यों रखते हैं। तो दोस्तों ये भाई बोलते हैं कि मैंने अपनी धर्मपत्नी को बोला, उनको बहुत बार समझाया कि देखिए मैं एक आर्मी ऑफिसर हूं और जो भाई हैं वो अच्छे पद पे नियुक्त हैं। तो वो ऐसा उन्होंने बताया कि देखिए जो मेरा फ़ोन होता है या कोई भी जो ऑफिसर होते हैं उनके जो फ़ोन्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। भाई हमारी यूनिट से संबंधित इन्फॉर्मेशन है, कुछ कुछ है, तो मैं फ़ोन को अनलॉक करके नहीं छोड़ सकता हूँ। उन्होंने बताया हमारे तो नियम भी ऐसे होते हैं कि जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई तो हम उसको रीड कर लेते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, वो सब देख लेते हैं, उसके बाद हम डिलीट कर देते हैं। तो अब देखिए भारतीय जो मतलब ऐसी सीक्रेट कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती होगी ना, मतलब क्रिटिकल होती होगी, तो ये उनको बहुत समझाते थे कि देखो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है, मेरा जो फ़ोन है इसको सिक्योर मैं इसलिए नहीं रखता हूँ कि मैं कहीं किसी और से बात कर रहा हूँ या ये है। और इनकी वाइफ ने कभी इनको किसी से बात करते हुए नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, लेकिन उनको ये था कि फ़ोन ये लॉक क्यों करके रखता है। अब ये उनको कितना भी कन्विंस कर लें कि ये मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट है, मैं सिविलियन नहीं हूं, मैं इसको अनलॉक नहीं कर सकता, लेकिन कितना भी समझाएं इनकी वाइफ इस बात को नहीं समझती थी। भाई बताते हैं कि मैंने अपनी धर्मपत्नी को ये तक बोला कि देखो अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ से तो तुम्हारी खातिर, जिससे कि तुम सुखी हो जाओ और मुझे अलग ना रहना पड़े, तो मैं बैंक पीओ की तैयारी कर लेता हूँ, मैं इंडियन आर्मी की जो जॉब है उसको छोड़ देता हूँ और बैंक के अंदर फिर मैं नौकरी कर लूँगा, मुझे कोई समस्या नहीं है इस चीज़ के अंदर, मैं वो वाला एग्ज़ाम क्रैक करके मुझे पता है कि मैं वहाँ पे लग जाऊँगा, तो तुम बस मुझे बताओ क्या करना है। तो ये बताते हैं कि वाइफ ने कभी भी बट इस चीज़ के लिए अग्री नहीं किया कि तुम अपनी जॉब छोड़ो, तो उनको ये था कि नहीं जॉब करता रहे, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफ़ी जो है परेशान रहती थी। और इसके साथ साथ ये बताते हैं कि पहले ही दिन से इनके जो धर्मपत्नी है उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि भाई जो है हमें अपने मम्मी पापा से तुम जो है अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, ऐसा कुछ इनके साथ जो है सीन होता था। तो आगे भाई ने बताया कि भाई फिर हमने कुछ ऐसा, क्या है कि जो इनकी पोस्टिंग्स है वो बदलती रहती हैं। फिर ये बताते हैं कि आगे चल कर के पीस पोस्टिंग आई, फिर उसके बाद एक बार दोबारा कुछ ऐसा हुआ कि फिर दोबारा ये फ्रंट पे ये जो है इनकी नियुक्ति हो गई। लेकिन अब जब फ्रंट पे नियुक्ति हुई तो कुछ एक SOF करके अकोमोडेशन मिलता है फौजियों को। SOF अकोमोडेशन कुछ ऐसा होता है कि जिसके अंदर आप हैं तो फ्रंट पे, लेकिन फ्रंट से काफ़ी दूर अलग से फिर भी आप जो है गवर्नमेंट से जो है अपने लिए क्वार्टर्स को अलॉट करवा सकते हो। तो ये देख रहे थे कि भाई बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है इन लोगों के बीच में, तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो इनकी धर्मपत्नी है उनको इन्होंने मतलब ऐसा वो करवा दिया कि इनके ये अपने फ्रंट के ऊपर पोस्टेड हैं और धर्मपत्नी एक अलग कहीं पर क्वार्टर के अंदर रहते हैं अब बच्चों के साथ, और इनके माता पिता अलग, मतलब माता पिता वाले घर से इन्होंने अपनी धर्मपत्नी जो है उनको अलग करवा दिया। अब ये बताते हैं कि जो इनके जो वाइफ हैं उनका कुछ इस प्रकार का हिसाब किताब था कि हमेशा से जो इनके वाइफ के परिवार वाले हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इनके वाइफ के ऊपर रहा। इनके जो वाइफ हैं वो मान लीजिए 2 महीने की बच्चों की जैसे छुट्टियां होती हैं तो 2-2 महीने के लिए अपने मायके चला जाया करती थी। अब भाई बोलते हैं कि देखो मैं इसके अंदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता था, क्योंकि भाई कोई बात नहीं, ये उनकी अपनी चॉइस है, मैं उनका हस्बैंड हूँ, मैं भी साथ नहीं रहता हूँ, उनका मन नहीं लगता है। ये मतलब तब की बात है जब इनके पेरेंट्स के साथ वाइफ रहते थे। लेकिन ये बताते हैं कि भाई उनका जो है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, पेरेंट्स के घर अपने जाते रहते थे, और उनके जो पेरेंट्स के मतलब जो इनके कज़न्स हैं वो लोग भी परिवार में आते रहते थे। और
इनके बहुत आगे जाकर के कुछ इनको ऐसा पता लगा था कि जो उनके रिलेटिव्स भी घर पे आते थे, जो इनकी माताजी हैं, उनके साथ वो लोग सीधे मुंह बात नहीं करते थे। उनकी माताजी को बहुत ही वियर्ड फील कराते थे कि जैसे वो कोई दुश्मन हो। फिर थोड़ा हम इसमें आगे जाते हैं। अभी थोड़ा मतलब काफ़ी समय इनका इस विवाह के अंदर इनका बीत गया। वाइफ अलग रह रहे थे, तो घर के अंदर सुख शांति थी, तो वाइफ ने इनको परेशान करना बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी वो वाली चीज़ हमेशा से थी, जो ट्रस्ट नहीं करते थे, वो वाली चीज़ इनकी जो वाइफ की थी वो कंटिन्यूड रही। अब ये बताते हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि इनके जो पिताजी हैं, इनके पिताजी जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए बीमार। अब पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए तो ये उस चीज़ के स्ट्रेस के अंदर आ गए। और पिताजी की बीमारी, अभी ये वाला समय था जब पिताजी बीमार हुए, तो उस समय तक जो इनकी दो बहनें हैं, दोनों बहनों का विवाह हो चुका था। तो बहुत सारे समय से इनकी माताजी और पिताजी अलग रह रहे थे, और उनकी बहू यानी इनकी धर्मपत्नी और बच्चे अलग रह रहे थे। तो अब पिताजी बहुत बीमार हो गए तो ये थोड़ा वहां पर एंगेज हो गए। अब पिताजी का कुछ ये बताते हैं कि लिवर का उनका प्रॉब्लम था, पिताजी का लिवर ट्रांसप्लांट भी कराया। और मतलब एक बहुत ही स्ट्रेसफुल समय से ये लोग गुजरे। 1.5-2 साल पिताजी काफ़ी बीमार रहे। ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी लगभग 1 वर्ष के बाद जो इनके पिताजी हैं वो गुजर गए। अब पिताजी गुजर गए और इतनी लंबी बीमारी देख करके गुजरे, तो जो इनके माताजी हैं, माताजी बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेशन के अंदर आ गए। बहुत ज़्यादा जैसे दुख के अंदर इनके माताजी डूब गए। तो अब इस समय पर, जब ये वाला समय था जब पिताजी की डेथ हो गई थी, माताजी अकेले थे, तो ये भाई उस समय भी जो है फ्रंट पे पोस्टेड थे। अब देखिए, भारत का जवान है, भारत के जवान का ये एक तो त्याग जो है ना, इसको सल्यूट है। क्योंकि सभी जो भारतीय सेना के या जो जिस भी सेना के अंदर, चाहे थल सेना हो, चाहे वायु सेना हो, चाहे हमारी जल सेना हो, सभी के जो जवान हैं, इस ये जो त्याग है बहुत ज़्यादा ये सब लोग करते हैं कि परिवार में कैसी भी कुछ भी समस्याएं क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो इनको अपना जो इनका कर्तव्य है फ्रंट में रह करके निभाने वाला, वो इनको निभाना पड़ता है और उसको ये पूरे दिल से जो है निभाते हैं। तो इस समय पर ये भाई ने बताया कि देखो, मैं अपना जो फ्रंट है उसको छोड़ करके तो आ नहीं सकता था, और मैं तो अलग से माँ के साथ रह नहीं सकता था। तो इन्होंने अपनी माताजी को कन्विंस किया कि माँ आप ऐसा करो कि आप अभी चल करके वो जो क्वार्टर है जहाँ पर वाइफ रहती थी और बच्चे रहते थे, आप वहाँ पर शिफ्ट हो जाओ। तो ये भाई बताते हैं कि इनकी माताजी इनकी बात मान करके जो इनकी धर्म पत्नी है उनके साथ रहने के लिए जो है शिफ्ट हो गई। लेकिन ये बताते हैं कि 1 साल इनकी माताजी इनकी बीवी और बच्चों के साथ रही, और उस 1 साल के अंदर जिस समय इनकी माताजी आई थी तो उनको केवल माइल्ड डायबिटीज़ की समस्या थी, लेकिन 1 साल के अंदर इनकी माताजी को बहुत सारी शारीरिक बीमारियां हो गई थी। जैसे कि उनको ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई थी, उनको लिवर के अंदर नॉन अल्कोहलिक सिरोसिस होता है, मतलब उनकी माताजी अल्कोहल तो लेते नहीं थे जैसे पुरुष लोग लेते हैं, लेकिन उसके बिना भी कभी कभी क्या होता है कि सिरोसिस की प्रॉब्लम हो जाती है लिवर के अंदर, तो वो वाला सिरोसिस भी हो गया इनकी माताजी को। तो मतलब उनकी माताजी 1 साल के अंदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। अब दोस्तों, बहुत आगे चल करके इनको ये बात पता चली थी कि जो इनकी माताजी जो हैं, उनकी दवाइयाँ इनकी जो वाइफ हैं वो छुपा लेती थी। इसके साथ साथ ये तो अब होते नहीं थे, तो पीछे से क्या समस्याएं होती थी, इनकी जो इनकी धर्म पत्नी है ये बताते हैं कि उनके बहुत सारे जो रिलेटिव्स हैं वो घर पे आते रहते थे। अब इनकी माताजी ने बहुत बाद में जाकर के इनको ये बात बताई थी कि बेटा, जब बहू के रिलेटिव्स आते थे ना घर पे, तो वो लोग मुझसे बात नहीं करते थे, और वो सब लोग मुझे ऐसे देखते थे कि जैसे मैं कोई एलियन हूँ, जैसे मैं अपने घर के अपने बेटे के घर में नहीं रहती हूँ, मैं मतलब कोई सड़क पे पड़ा हुआ कोई इंसान हूँ जिसको उठा करके यहाँ पे लाया गया है। मतलब बहुत ही डिस्गस्टेड निगाहों से मुझे देखते थे। वो मुंह से कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनकी आंखें बोलती थी। और शायद इनको आज ये चीज़ की आभास है कि जो एक नेगेटिव एनर्जी इनकी माताजी को मिली, और जो एक प्रेशर सा इनकी माताजी के ऊपर रहा, और क्योंकि वाइफ नहीं चाहते थे कि इनकी माताजी वहाँ पर रहें, वो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं करते थे। इसके चलते इनकी जो माताजी हैं बहुत बहुत बीमार हो गए। अब ये बताते हैं कि 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ कि जब माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी, तो इनकी जो एक बहन है, उन्होंने इनको फ़ोन करके इनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी।
इनकी बहन ने इनको फ़ोन करके कहा कि जब तेरे से माँ संभलती नहीं है तो तू उसको लेकर के क्यों गया है। तो आप मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा इनको बातें बातें सुनाई कि भैया अगर मम्मी का तुम ख्याल नहीं रख सकते, मम्मी वहाँ पे इतने ज़्यादा परेशान हैं, तो तुम क्यों लेकर के गए उनको, तुम्हें नहीं रखना चाहिए ना, उनको रहने देते वहीं पर। अब यहाँ पर हो तो या तो तुम आकर के यहाँ पे रहो, और नहीं रह सकते तो तुम उनको लेकर के क्यों गए हो, है ना। मतलब एक तो नॉर्मल जिस भी चीज़ से वो मतलब अपने आप को मैनेज करते, तुम तो और ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियों में। लेकिन ये बताते हैं कि इनकी जो बहन है और इनकी माँ है, उस समय तक भी इनको उन्होंने कभी भी डायरेक्टली तब तक ये बात नहीं बताई थी कि उनके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, उनकी दवाइयाँ छुपा दी जाती हैं, उनको बातें सुनाई जाती हैं, उनको रोटी नहीं दी जाती है ना। और रिश्तेदार आते हैं वाइफ के तो वो बहुत ही गंदी नज़रों से उनको देखते हैं, और उनको मतलब वो एक अलग से कोने में पड़ी सी रहती हैं। तो ये सारी बातें नहीं पता थी उनको। तो इनकी जो बहन है, उन्होंने जब इनकी माताजी को 1 साल हो गए वाइफ और बच्चों के साथ रहते हुए, उसके बाद उनकी इनकी सिस्टर गई, और इनकी सिस्टर ने अपनी माँ को कन्विंस किया कि मम्मी आप यहाँ पे नहीं रहो, ठीक है, ये जो घर है यहाँ पे आप नहीं रहो, आप मेरे साथ चलो। तो इनकी माताजी को ये होता था कि भाई मैं बेटी के साथ जाकर के कैसे रह लूँ, बाहर होता है, मेरा दामाद क्या सोचेगा, कैसे है। लेकिन जो ये बताते हैं कि इनकी बहन ने उनको कन्विंस किया कि आप चुप रहो, आप चलो। और जहाँ पर भी इनके बहन का घर था, बहन और इनके जीजा जी का घर था, तो अपने ही घर के पास एक फ्लैट किराए पे लेकर के उन्होंने अपनी जो इनकी माताजी हैं उनको दिला दिया। और उनको ये था कि भाई आसपास रहोगे तो मैं ध्यान देती रहूँगी, आती जाती रहूँगी। तो वहाँ जाकर के फिर जो है मतलब इनकी माताजी की जो तबीयत है फिर कुछ सुधरने लगी, बहन भी थोड़ा उनका ख्याल रखने लगी, और वो भी अपने आप में जो है थोड़ी अब सुखी हो गई। अब ये भाई बताते हैं कि इनकी मत मारी गई थी 2017 के अंदर। इनकी एक पीस पोस्टिंग होती है। पीस पोस्टिंग का मतलब आप समझ ही गए होंगे। पीस पोस्टिंग का मतलब ये है कि अब ऐसी पोस्टिंग है कि भाई फ्रंट पे नहीं है, और किसी और स्टेशन पे इनकी पोस्टिंग है, और जहां पे भी इनका स्टेशन था उसके आसपास ही इनका प्रॉपर जो आर्मी वाले हैं उनके क्वार्टर्स थे, है ना। क्वार्टर्स का मतलब अच्छे अच्छे घर हैं, तो वहां पर अब ये अपने परिवार के साथ रहते थे। तो अभी तक भी इनकी माँ के ऊपर अट्रॉसिटीज क्या हो रही थी पीछे से वो इनको नहीं पता था। तो लेकिन इनको पता था कि कुछ इन लोगों के आपस में इनके जो हैं अंडर करंट्स हैं, ये पसंद नहीं करते एक दूसरे को। बहरहाल अब इनकी जो माताजी हैं वो इनकी जो सिस्टर हैं वो उनका ध्यान रख रहे थे, लेकिन माताजी अलग से किराए के घर के अंदर रह रहे थे। तो इनको लगा कि भाई एज अ सन मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे माताजी को अपने साथ रखना चाहिए। तो जब इनकी पीस पोस्टिंग हुई तो ये अपनी माताजी के पास गए। इन्होंने माताजी को बोला कि मामा मेरा 1-2 साल तक अभी जो है मैं घर पे ही रहूँगा, मतलब डेली ऑफिस जाना, ऑफिस से आऊँगा मैं, पीस पोस्टिंग है, तो आप चल करके मेरे ही घर में रहो मेरे साथ। अभी मैं बेटा हूं तो मैं आपकी सेवा करूंगा ना, पहले तो मैं था नहीं, तो मैं आप मेरे साथ रहो। तो इनकी माता जी ने इनको बहुत मना किया कि बेटा मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन ये बताते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती करी, और जो मेरी माता जी हैं मैं उनको ज़बरदस्ती कन्विंस करके जो है लेकर के चला गया कि नहीं आप मेरे साथ ही रहोगे। इनकी जो वाइफ है उन्होंने प्रतिकार किया कि भाई नहीं यहाँ पे नहीं आने चाहिए। तो इन्होंने अपनी वाइफ को बताया कि देखो मैं ना अकेला बेटा हूँ अपनी माँ का, तो मेरी माँ की इतनी जो दुर्गति हो रही है, मतलब वो मतलब ये ठीक नहीं है ना, मुझे उनका ख्याल तो रखना है ना। आपको कोई भी समस्या तो आप बताओ। तो ये बताते हैं कभी भी ऐसा कोई हमारा आपस में अब्यूजिव रिलेशनशिप नहीं हुआ, कभी हमारा झगड़ा नहीं हुआ। आई वॉज ऑलवेज अ जेंटलमैन टू हर। बट अंदर ही अंदर मतलब क्या है कि उनको कुछ इश्यूज थे, उनको अंदर अंदर प्रॉब्लम्स थी, और इस बात से तो उनको बहुत ही ज़्यादा खार थी कि इनकी माँ जो है वो साथ आकर के रहें। बहरहाल ये बताते हैं कि मैं माता जी को लेकर के आ गया, और माता जी को लेकर के आया तो फिर पीछे से, अब ये तो जॉब पे चले जाते थे तो पीछे से भी कई सारी यही चीज़ें होती थी। फिर यही वाली कहानी होती थी कि उनके रिश्तेदार आएंगे तो रिश्तेदार आकर के इस प्रकार से हरकतें करेंगे, माता जी को ठीक से खाना नहीं मिलेगा, दवाइयाँ फिर से वही हो गया कि उनकी छुपा दी जाएंगी। ये सब कुछ चल रहा था। चलते 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 6-7 महीने हो गए, और 6-7 महीने में कुछ ऐसा हुआ कि इनकी वाइफ ने अपने आप ही ये चीज़ बोल दी कि भैया ऐसा है तुम्हारी माँ यहाँ पे रहती है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मैं घर छोड़ करके जा रही हूँ। और वो इनका घर छोड़ करके चली गई। ये भाई बोलते हैं कि आज भी मैं जो मेरी वाइफ है उनको यही जो है कन्विंस करता रहता हूँ, उनसे यही बात करता रहता हूँ कि भैया तुम मुझे बताओ तो सही कि समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम तो बताओ, मैं प्रॉब्लम तो सॉल्व करूँ।
लेकिन ये बताते हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि इनकी धर्म पत्नी जिस समय घर छोड़ करके गई, उसके कुछ ही महीनों के अंदर जो इनके माताजी हैं उनका स्वर्गवास हो गया। और इनके जो वाइफ हैं, इससे पहले कि वो घर छोड़ करके जाएं, कुछ ऐसा था कि जो इनके वाइफ हैं उन्होंने पहले ही इनके ऊपर बहुत सारे केसेस फाइल कर दिए थे, डोमेस्टिक वायलेंस का, हरासमेंट का, और भी बहुत सारे मतलब गंदे इल्ज़ाम वगैरह वाले जो भी केसेस जो कर देते हैं, मतलब उस प्रकार के केसेस जो ये बताते हैं कि दूर दूर तक ऐसी कोई कहानी नहीं थी। और जिस दिन तक मेरी वाइफ गई नहीं तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ है। तो इनकी वाइफ ने पहले से ही केस फाइल कर दिया था। और इनके वाइफ इनको पिछले 2-3 महीनों से कन्विंस कर रहे थे कि तुम प्रॉपर्टी के अंदर, जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है उसके अंदर तुम मुझे को ओनर बना दो, जो तुम्हारे बैंक अकाउंट्स हैं उसके अंदर तुम मुझे जॉइंट अकाउंट होल्डर बना दो। अब ये बताते हैं कि पता नहीं कौन सी चीज़ थी जिसने मुझे रोक दिया। मुझे कोई समस्या नहीं थी, लेकिन कोई चीज़ मुझे रोक रही थी और वो उस चीज़ को डिले करवा रही थी। तो आजकल 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 हो रहा था। और जिस दिन इनके पास कोर्ट का एक्चुअली नोटिस घर पे रिसीव हुआ है इनको, उससे 1-2 दिन पहले ही इनकी जो वाइफ है वो घर छोड़ करके चली गई। तो जब इनको डिवोर्स का नोटिस इनके सामने आया, जिसके अंदर इनके ऊपर बहुत सारी धाराएं लग गई थी, बहुत सारे मतलब एलिगेशंस इनके ऊपर लग गए थे, उस कोर्ट नोटिस को इनको देख करके बात समझ में आई कि इनकी जो वाइफ हैं वो जॉइंट ओनर हर चीज़ में बनने के लिए इनको इसलिए कन्विंस कर रही थी कि अब उनको पता था कि मैं अलग तो होने वाली हूँ ही, वो जैसे अंदर ही अंदर एक प्लानिंग सी कर रही थी, लेकिन अलग होने से पहले पहले इसकी चीज़ों के ऊपर मेरा हक हो जाएगा, जिससे कि शायद उनका कुछ ऐसा प्लान था कि मैं पैसे निकाल लूंगी अपने लिए या प्रॉपर्टी का कुछ वो कर पाऊंगी, मेरे पास कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन क्योंकि एक निर्धारित डेट तक भी वो चीज़ हो नहीं पाई, उसके बाद नोटिस रिसीव हो ही गए और जो वाइफ है वो घर को छोड़ करके चली गई। तो आज दोस्तों ये भाई जो हैं अभी भी जो ये केस हैं, जो इनकी वाइफ है उनका डिवोर्स का जो केस है इनका चल रहा है, उसकी डेट्स पे ये भाई आते रहते हैं। ये भाई ऐसा बताते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ को प्रॉब्लम थी क्या। आज तक ये बोलते हैं कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि उसको प्रॉब्लम क्या थी। इनकी जो माताजी हैं वो बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव की महिला थी और इनकी माताजी अंत में इस दुख में रोते रोते मरी कि मेरे बेटे, मेरी गलती की वजह से मेरे बेटे का घर टूट गया, मेरी बहू मुझे पसंद नहीं करती थी, मुझे घर में नहीं आना चाहिए था, मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए था, मैं बेटा तेरी बातों के अंदर आ गई, लेकिन मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि मेरी वजह से तेरा घर टूट गया। मतलब माताजी को अंत समय में इस चीज़ का दुख नहीं था कि उनको परेशान किया जा रहा था या उनको ठीक से उनके साथ बिहेव नहीं हुआ, उनको यही था कि मेरे बेटे का जो है घर टूट गया। और एक बहुत ही विशेष चीज़ इनकी माताजी जो हैं वो करके गई। इनकी माताजी ने, जो इनके एक जीजा हैं, 2 जीजाओं में से एक जो इनके जीजा हैं, वो इनसे केवल 1.5-2 साल ही बड़े हैं। अपने जो उनका डेथ बेड था उसके ऊपर जो इनकी माताजी हैं वो इनका हाथ उस अपने जवाई के हाथ में रख करके गई कि इसका अब कोई नहीं है, इसके बीवी बच्चे भी इसके साथ नहीं है, मैं भी जा रही हूँ, इसके पिताजी भी चले गए हैं, बेटा इसकी जिम्मेवारी मैं तुम्हें दे करके जा रही हूँ, इसका तुम ख्याल रखना। और ये बताते हैं कि जिस दिन से इनकी माताजी ने ऐसा किया, इनके जीजा जी मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली ले लिया, इसको टच कर लिया इस चीज़ को, कि आज जो उनके जीजा जी हैं वो इनको ये कहते हैं, 1.5 साल ही बड़े हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि तुम मेरे साले नहीं हो, तुम मेरा बेटा हो। उनके जो जीजा जी हैं उनके बेटे नहीं हैं, उनकी केवल बेटी हैं, मतलब केवल इनकी भांजी हैं। तो उनके जीजा जी बोलते हैं कि भाई मुझे अब बेटा चाहिए भी नहीं, मेरा बेटा तू ही है, तेरे को ही मैं पालूंगा, तू ही है मेरा सब कुछ। और उसी प्रकार से बताते हैं कि तब से जो है इनके जो जीजा जी हैं वो इनका ध्यान रख रहे हैं। जब भी, अब ये तो भारत माँ के सेवक हैं, है ना, पोस्टेड रहते हैं, लेकिन जब भी अपनी छुट्टियों पे आते हैं तो वो जीजा जी की स्ट्रिक्ट हिदायत है कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप मेरे बेटे हो, मम्मी जी आपको मुझे सौंप करके गई हैं, ये आपका घर है। जो जीजा जी की बिल्डिंग है उसी के अंदर एक अलग से ऊपर फ्लोर इनके लिए उन्होंने बनवा करके दिया हुआ है कि तुम यहाँ रहोगे, ये तुम्हारा ही है। तो ये सारा जो है तो उन्होंने बताया। तो ये भाई जो है अब अपने पीएलआर के माध्यम से जानना चाहते थे कि इनकी धर्म पत्नी से, इनकी माता जी से इनका क्या पूर्व जीवन का हिसाब किताब था, और स्पेशली इनकी जो धर्म पत्नी और इनकी माता जी है उनका आपस में क्या हिसाब किताब था, जिसकी वजह से वो एक दूसरे,
ऐसा हो गया कि इनकी माता जी के प्राण ही चले गए। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि जो उनकी माँ के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उस दुर्व्यवहार ने इनकी माँ की जान ले ली। और इसके साथ साथ ये भी जानना चाहते हैं कि इनकी माँ ने केवल एक वचन लिया इनके जीजाजी से, लेकिन इनके जीजाजी इतना ज़्यादा सीरियसली उस वचन को क्यों निभा रहे हैं? इनके जीजा से और इस बहन से इनका पूर्व जीवन का क्या संबंध है, यह भी ये भाई अपने पीएलआर के माध्यम से जानना चाहते थे। तो प्यारे दोस्तों, इन भाई का हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और जो भी इनके प्रश्न थे उनके उत्तर ये अपने पीएलआर के माध्यम से प्राप्त कर पाए। तो दोस्तों, अपने पूर्व जीवन के पहले दृश्य के अंदर भारत माँ की धरती के इस वीर सपूत ने सबसे पहले भारत माँ की जो धरती है उसी को पहचाना। पहले दृश्य के अंदर इन्होंने नीचे देखा कि ये एक किसी गांव के अंदर खड़े हैं, जो गांव भारत का ही गांव है। और इन्होंने अपने हाथ में, जो इनके पैरों के नीचे मिट्टी थी, उसको हाथ में लेकर के देखा तो इन्होंने बताया कि मेरे हाथ में सूखी मिट्टी है। और इन्होंने बताया कि वो मिट्टी मुझे स्मृति दे रही है, मुझे बता रही है कि मैं भारत की मिट्टी हूँ। और फिर जब हमने इनको खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए बोला तो इन्होंने खुद को एक पुरुष के रूप में आइडेंटिफाई किया। सबसे पहले इन्होंने अपने पैरों की तरफ देखा तो पैरों के अंदर इनको ऐसा नजर आया कि इन्होंने पैरों में कुछ लकड़ी का पहना हुआ है। और थोड़ी देर में बोलते हैं कि भाई मैंने पैरों में खड़ाऊ पहने हुए हैं। थोड़ा ऊपर ये ध्यान लेकर के गए तो इन्होंने बोला मैंने ऑरेंज से कलर की धोती पहनी हुई है। हमने बोला थोड़ा और ऊपर देखो, भाई मतलब ऊपर का बॉडी में देखो क्या पहना हुआ है। तो इन्होंने बताया कि मैंने ऊपर एक ऑरेंज कलर की बड़ी सी शॉल लपेटी हुई है। तो ऑरेंज कलर बोल रहे थे भाई, इसका मतलब ये है कि इन्होंने भगवा रंग के जो वस्त्र है उनको धारण किया हुआ था। जब इन्होंने ध्यान अपने चेहरे की तरफ लेकर के गए तो इनको ऐसा दिखाई दिया कि इनके लंबे बाल हैं, दाढ़ी मूछें हैं, और जो इनकी दाढ़ी मूछें हैं आधी सफ़ेद है आधी काली है। और ये खुद को एक 60 वर्ष की आयु के जो पुरुष है उसके रूप में ये देख रहे थे। हमने इनसे पूछा कि आप खुद को महसूस कीजिए, बताइए आप कैसी प्रवृत्ति के इंसान हैं। तो भाई बताते हैं कि मैं बहुत बहुत शांत प्रवृत्ति का इंसान हूँ। और जब हमने इनसे पूछा कि भाई आप आसपास का देख करके बताइए तो ये बताते हैं कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये एक नदी का किनारा है। थोड़ी देर जब इनको हमने पूछा, नदी के पास भेजा और जज करने के लिए कहा तो उन्होंने बोला कि ये गंगा मैया है, मैं गंगा के किनारे पे हूँ। और जो जगह है उस जगह को इन्होंने इलाहाबाद के रूप में आइडेंटिफाई किया। इन्होंने बोला कि जहाँ पर मैं हूँ ये जगह इलाहाबाद है, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि शुरू में इनको दो नाम आए थे इनके माइंड में, इलाहाबाद और ऋषिकेश। बाद में इन्होंने बोला कि ऋषिकेश नहीं है, ये इलाहाबाद ही है। और इलाहाबाद के अंदर उस समय उस जगह का नाम इलाहाबाद नहीं है, लेकिन इनको ऐसी स्मृति आ रही थी कि अभी ये जगह इलाहाबाद है, तो वही वाली जगह इनको नजर आ रही थी वहां पर। मतलब कुछ ऐसा आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन उस समय का नाम इनकी जो स्मृति है उसके अंदर नहीं आ रहा था, लेकिन ये बार बार कह रहे थे कि आज का इलाहाबाद है ये। तो हमने इनसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर किसी कार्यक्रम के अंदर आए हैं, क्या आपका यहाँ पे औचित्य है? जैसे भाई से प्रश्न पूछा तो इनको नजर आया कि ये एक आश्रम के अंदर खड़े हैं। दोस्तों, हमने भाई से प्रश्न पूछा कि भाई ये आश्रम किसका है? तो इन्होंने बताया कि आश्रम मेरा ही है, और इन्होंने जो अपना नाम है वह मधुकर बताया। इन्होंने बताया कि मैं मधुकर नाम का व्यक्ति हूँ और यह मेरा आश्रम है, और इस आश्रम के अंदर लगभग 30 शिष्य मेरे साथ यहाँ पर रहते हैं। हमने इनसे पूछा कि जो आपका आश्रम है, ये आश्रम मतलब किस देवता को या किस भगवान को समर्पित है? तो ये बताते हैं कि जो हमारे इष्ट हैं वो शिव हैं, हम शिव की साधना करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं, तो हम शैव हैं। आगे हमने फर्दर इनसे इंक्वायर करने के लिए कहा कि अगर आपके स्टूडेंट्स हैं तो आप किसी स्टूडेंट को बुलाइए। तो इन्होंने कुछ ऐसा किया कि स्टूडेंट को बुलाया और इनका जो एक शिष्य है इनके सामने आकर के खड़ा हो गया। जो इनका स्टूडेंट था, अभी इस समय इनकी जो आयु थी वह लगभग 60 वर्ष की थी, और जो स्टूडेंट इनके सामने खड़ा हुआ आकर के वह लगभग 35 वर्ष की आयु का पुरुष था।
उसकी भी लंबी दाढ़ी और लंबे बाल, और उसने भी ऐसे ही भगवे रंग के ये जो है जो वस्त्र हैं उन्होंने पहने हुए थे। तो हमने इनसे पूछा कि कौन है, तो ये बताते हैं कि ये गोपी है, ये मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। अब आगे हमने इनको और चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए कहा कि क्या हुआ इस लाइफ के अंदर। हमने कहा कि क्या यहाँ पर आपकी वाइफ हैं। हमने बहुत देर तक वाइफ को ढूंढने का प्रयास किया, इनकी धर्मपत्नी इस जीवन में नहीं मिली। इनकी माताजी को ढूंढने का प्रयास किया, इनकी माताजी इस जीवन में नहीं मिली। इनके जीजा, इनकी बहन, सबको ढूंढने का प्रयास किया, कोई भी व्यक्ति इनके इस जीवन का, जिन लोगों को का कंसर्न था इनको, जिसका आधार लेकर के ये अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रहे थे दोस्तों, एक भी व्यक्ति इनको अपने इस जीवन के अंदर नहीं नजर आ रहा था। ये केवल यही बोल रहे थे कि इस जीवन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हाँ, एक इन्होंने नाम लिया था। हमने पूछा था कि भाई ये जिस स्थान पर हम हैं इस जगह का राजा कौन है, तो इनके मन में स्मृति आई। इन्होंने कहा कि हमारे जो राज्य है उसके राजा का नाम देवदत्त है। अभी हमने ऑनलाइन इसको सर्च किया था, बट देवदत्त को हम एज सच ढूंढ नहीं पाए। तो ये भाई बता रहे थे कि बहुत कोई पुराना एरा है ये राजा महाराजाओं का, और शायद कोई वो ऐसा कोई प्रोमिनेंट राजा नहीं रहा होगा, तो इसकी वजह से फिर हमारे को वो गूगल पे मिला नहीं। लेकिन इन्होंने कहा कि राजा का नाम देवदत्त है। हमने पूछा कि देवदत्त से क्या कोई संबंध है वो, तो उन्होंने बोला नहीं, राजन से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो हमारा आश्रम है उसके अंदर जो राजवंश के जो बच्चे होते हैं वो राजनीति सीखने के लिए आते हैं, राजनीति की शिक्षा लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। और जैसे मंत्री होते हैं जो बड़े बड़े, मतलब जो रॉयल फैमिली के होते हैं, और जो उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर आते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, बोर्डिंग होता है और फिर वो चले जाते हैं। तो हमने इनसे पूछा कि ये जो गोपी नाम का जो शिष्य है जो आपको अपने साथ में नजर आ रहा है, क्या ये भी ऐसे किसी जगह से शिक्षा लेने के लिए आया था? तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं, ये किसी राजघराने का नहीं है, ये थोड़े गरीब परिवार का बच्चा है। ये मेरे पास 10 वर्ष की आयु में आया था और उसके बाद ये वापस गया ही नहीं। तो ये बताते हैं कि बाकी और जो बच्चे हैं वो इतनी आयु तक इनके साथ नहीं रहते हैं, लेकिन ये जो गोपी है, जब इसकी शिक्षा पूरी हो गई तो इसको हमने जब आदेश दिया कि बच्चे आप जाओ, तो इसने घर वापस जाने से मना कर दिया, क्योंकि इसने कहा कि मेरे घर वाले मेरी शादी करा देंगे, मेरा विवाह करा देंगे, लेकिन मैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता हूँ, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। आप यहाँ रह कर के मैं आपकी सेवा करूँगा, समाज की सेवा करूँगा, परमात्मा का ध्यान करूँगा, मैं घर नहीं जाऊँगा। तो ये बताते हैं मैंने कई बार तो बोला इसको, लेकिन ये फिर गया नहीं। तो ये मेरे साथ ही रहता है, ये मेरा बेटा बन करके जो है मतलब यहाँ पे रहता है, सारी देखरेख अब यही करता है। तो हमने कहा कि आप गोपी को आइडेंटिफाई कीजिए। दोस्तों, जैसे ही हमने कहा कि आप गोपी को आइडेंटिफाई कीजिए, तो भाई ने बताया कि ये जो गोपी है ये आप हो। जी हाँ दोस्तों, ये वाली बात हमने शायद वीडियो स्टार्ट करने से पहले नहीं बोली, लेकिन इन भाई का पीएलआर करने से 2-3 दिन पहले हमने भाई का काउंसलिंग का सेशन किया था। और जब हमने भाई का काउंसलिंग का सेशन किया था तो एक अजीब सा खिंचाव इनके प्रति हमारे को फील हो रहा था। इनको हम बार बार बोल रहे थे कि भाई जी आप जब भी छुट्टियां हो तो हमारे यहाँ पे आना, 4-5 दिन हम आपके साथ स्पेंड करेंगे, आपको यहाँ पर योग कराएंगे, तपस्या कराएंगे, साधना कराएंगे। देखिए, जब भी हम ये सेशंस लेते हैं तो दुख भरी कहानियाँ तो हमारे सामने आती हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम इमोशनली हम अटैच ना हो, हम डिटैच रह करके समाधान करने का प्रयास करें। लेकिन इनके प्रति पता नहीं क्या हमारे मन में भाव सा था, मन था कि मैं इनके साथ रहूं, ये मेरे पास आए, जो कि ऐसा अमूमन तौर पे होता नहीं है। आइडली जब कभी कोई हमारे को अप्रोच करता है कि क्योंकि हमारा इसमें रोल जो है वो देने वाला है ना, तो हमें एक प्रकार से, हालांकि हम गुरु हैं नहीं, लेकिन एक प्रकार से गुरु की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन इन भाई से जब हम बात कर रहे थे तो हमें उनके अंदर मतलब कोई है ना ऐसा स्वरूप नजर आ रहा था कि जैसे हम इनके साथ रहना चाहते हैं। और जैसे बहुत सारे भाई बहन कमेंट्स में भी पूछते रहते हैं कि भाई जिन लोगों का पीएलआर करते हो उनसे आपका भी तो कुछ संबंध होता होगा, कुछ कार्मिक अकाउंट होता होगा, तभी तो मिलते होंगे। तो यह एक केस बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सा हमारे सामने आ गया। तो इन भाई ने बोला कि वो जो गोपी है वो आप हैं, आप मेरे बहुत प्रिय शिष्य हैं और वो यहाँ पे ऐसे ऐसे रहते हैं।
और मतलब हमने पूछा कि क्या कुछ सिग्निफिकेंट हुआ, कुछ हुआ, कैसे हुआ? तो उन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। इन्होंने बोला हम तो साधक हैं, यहाँ आश्रम चलता रहता है, बच्चे एजुकेशन प्राप्त करते रहते हैं, नए स्टूडेंट्स आते रहते हैं, कुछ वर्ष रहते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, चले जाते हैं, और हम जो है इस आश्रम को संभालते रहते हैं। परमात्मा साथ है, शिव की हम साधना करते रहते हैं। फिर इन्होंने अपने अंत का दृश्य देखा। इन्होंने देखा कि लगभग 95 वर्ष की इनकी आयु है, और उस समय ये बताते हैं कि जो गोपी है, गोपी भी वहाँ पर है इनके अंत समय में इनके साथ, जो कि हम थे उस जीवन के अंदर। और ये बताते हैं वो भी काफ़ी बूढ़ा हो गया है, 71 साल का हो गया है। और अभी जो है गोपी कुछ ऐसा है कि मैं बहुत बीमार हो गया हूँ, बहुत कमज़ोर हो गया हूँ, तो वो मेरे मुख में जो है जल डाल रहा है, पानी डाल रहा है, और वो मुझसे कह रहा है कि गुरुदेव, आपने जो किया जीवन के अंदर बहुत अच्छा किया। अब आप परम धाम की ओर जो है प्रस्थान कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ शब्द हमारे मुंह से निकले। तो जैसे ही उनके शिष्य गोपी ने उनको ये बात बोली, तो बोलते कि मैंने जो है अपने प्राणों को त्याग दिया और मैं अपने आगे की जो जर्नी है उसके ऊपर मैं निकल गया। तो दोस्तों, जो पहला जीवन इन्होंने देखा, उसके अंदर इन्होंने जो इनके अपने परिवार वाले हैं उनको नहीं देखा, उनके अंदर तो इन्होंने हमारे को देखा, और हमारे साथ जो एक पूरा जीवन इन्होंने बताया था जिसके अंदर ये हमारे गुरु थे, वो जीवन इन्होंने वहाँ पे जो है देखा। और इसके बाद जो अगला जीवन उन्होंने देखा, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ हमारा कनेक्शन था एक दूसरे के साथ। वहाँ पर फिर जो है इनके जो ये सारा जो परिवार है, इसके भी जो सारे जो लिंक्स हैं वो निकल गए। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि इनके अगला जो जीवन इन्होंने देखा उसके अंदर इनको क्या नजर आया। अब दोस्तों, जो अगला जीवन ये भाई देखते हैं, वह जो जीवन है वो 1920 में कभी का कोई जीवन इनको नजर आया, जिसके अंदर ये बताते हैं कि मैं पंजाब में अमृतसर का रहने वाला हूँ। ये अपने आप को देखते हैं तो इनको दिखाई देता है कि इन्होंने कोट पैंट पहना हुआ है, और ये अपने आप को एक सिख व्यक्ति के रूप में देखते हैं। जब हम इनसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो भाई बताते हैं कि जो मेरा नाम है, मैं पुरुष हूँ, और इनका जो नाम है वह बलवंत था। इन्होंने खुद को 25 से 26 साल के लड़के के रूप में देखा। इन्होंने देखा कि पैरों के अंदर ब्लैक शूज़ हैं, कोट पैंट हैं, पंजाब के रहने वाले हैं, घर के अंदर बहुत ही अच्छा फर्नीचर है, और इनकी बहुत बड़ी एक हवेली है जिसके अंदर ये लोग रहते हैं। तो बड़े खानदान के जो हैं ये व्यक्ति हैं। हमने फर्दर इनसे पूछा कि भाई परिवार के अंदर कौन है, तो इनको परिवार के अंदर एक गुरदीप नाम का छोटा भाई नजर आया। हमने इनसे पूछा कि गुरदीप कौन है, क्या है, तो वो गुरदीप सामने आ गया। तो ये गुरदीप से बात कर रहे हैं, और गुरदीप से बात करते करते इनको ऐसा नजर आता है कि जो इनका छोटा भाई है वो इनसे बहुत ज़्यादा नाराज है। हम इनसे पूछते हैं कि भाई छोटा भाई क्यों नाराज है, तो वो कहते हैं कि छोटा भाई मुझे कह रहा है कि तुम अंग्रेजों की नौकरी करते हो, और तुम मेरा बड़ा भाई कहलाने के लायक नहीं हो, या ऐसा मत कुछ, मतलब कुछ जो है भाई जो है उल्हाना दे रहा है, लड़ रहा है इससे कि तुम इंसान ही नहीं हो, तुम इन अंग्रेजों की नौकरी कैसे कर सकते हो। तो जो इनका छोटा भाई है गुरदीप, ये बताते हैं कि मैं उसको समझा रहा हूं कि देख भाई, नौकरी करना, देख नौकरी तो करनी ही है, कुछ ना कुछ तो करना है जीवन के अंदर, खाली तो तेरी तरह बैठ नहीं सकते हैं। ये बताते हैं कि जो भाई है उसकी पढ़ाई पूरी हो गई है, लेकिन वो कुछ भी काम धंधा नहीं करता, वो ऐसे आवाराओं की तरह घूमता रहता है। तो मेरी उसके प्रति ये कंप्लेंट है कि तू भाई ऐसा घूमता रहता है, तू तो कुछ काम धंधा करता नहीं है, और मेरे को भी कह रहा है कि काम धंधा नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बताते हैं कि भाई मेरे को अपने भाई के ऊपर कोई सस्पेशन है कि ये खाली नहीं घूमता है, ये किसी चीज़ के अंदर ये जो है इन्वॉल्व है। अब ये बताते हैं कि ये किसी बैंक के अंदर नौकरी करते हैं। तो जब इनके भाई की जो बहस हो रही थी, तो इनका भाई जो है मतलब कुछ जैसे झटक करके इनको चला गया इनसे नाराज होकर के। उसको मेन ये है कि ये जो भाई है ये अंग्रेजों का ही गुलाम है, और इस भाई की वजह से वो बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब आहत है। इसके छोटे भाई को, इनको छोटा भाई काम नहीं करता, लेकिन उसको ये चीज़ पसंद नहीं है कि अंग्रेज़ों की कोई भी नौकरी की जाए। तो हाँ, तो ये बताते हैं कि मैं अपने भाई से बोल रहा हूँ कि देख भाई, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इनका छोटा भाई इनको कहता है कि किसी को तो जो है आवाज़ उठानी पड़ेगी ना। अगर सब लोग यही बोलते रहेंगे कि कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, तो देश को आज़ाद कौन कराएगा? तुम्हारे जैसे कायर लोगों की वजह से ही हमारा देश आज भी गुलाम है।
तो इनका जो छोटा भाई है वो ऐसा बहुत ज़्यादा झगड़ा करता है, इनको बार बार गुलाम बोलता है और वो जो है इनसे नाराज़ होकर के चला जाता है। ये बताते हैं कि वो चला गया है और मैं इसकी उसकी बातों के बारे में जो है सोच रहा हूँ, और अंदर ही अंदर मतलब बहुत ही मिक्स्ड इमोशंस है मेरे अंदर। लेकिन ये बताते हैं कहीं ना कहीं मेरे को ये है कि मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है, और तो ये अपना जो इनकी बैंक की जो नौकरी है उसको ये कंटिन्यू करते हैं। अब ये आगे का दृश्य देखते हैं। ये बताते हैं कि एक पुलिस वाला है जो बार बार इनके घर पे इनके भाई के बारे में इंक्वायरी करने के लिए आता रहता है। अब इनका भाई तो कई कई दिन घर से गायब रहता है, तो पुलिस वाला जब पूछता है तो इनके पास कुछ खास जवाब नहीं होता उस पुलिस वाले को देने के लिए। लेकिन ये बताते हैं कि वो जो पुलिस वाला है वो इनका जो भाई है गुरदीप, उसके पीछे पड़ा हुआ है। जैसे वो कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट कर रहा है और उसको गुरदीप के ऊपर शक है। और उसी पुलिस वाले के कई सारे, जैसे वो पुलिस वाला तो अंग्रेज है, और जैसे होता है ना अंग्रेजों के अंडर और पुलिस वाले होते थे जो कि इंडियन ओरिजिन के होते थे, तो इंडियन ओरिजिन के भी जो पुलिस वाले उनको साथ लेकर के वो आता है और वो लोग थोड़ा जो है इन लोगों को हरास करते हैं। तो हमने इन भाई से पूछा कि भाई आपको क्या लगता है आपका भाई क्या करता है? तो ये बताते हैं कि मेरा जो भाई है वो ना क्रांतिकारियों की मदद करता है। तो हमने इनसे पूछा कि क्या आपका भाई भी क्रांतिकारी है? तो ये कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो डायरेक्टली क्रांति के अंदर इन्वॉल्व है, बट उसका कुछ ऐसा है कि वो धन ले जाता है और धन की सेवा करता है, मतलब धन से मदद करता है, और कुछ ना कुछ जैसे क्रांतिकारियों के लिए खबरी का काम करता है, खबर लाता है कि कौन सा अफसर कहाँ पे क्या कैसा। तो ये बताते हैं मुझे ऐसी स्मृति है कि इस प्रकार का जो ये मेरा भाई है जो है काम करता है। तो हमने इनसे पूछा कि भाई अगर वो ये काम करता था तो फिर कुछ हुआ या सब ठीक रहा? तो फिर आपने क्या किया, उसको भाई को रोका या नहीं रोका? तो ये भाई थोड़ा इस उसके अंदर इमोशनल हो जाते हैं। इनको आगे का थोड़ा भविष्य का कुछ वर्ष आगे का इनको एक दृश्य नज़र आता है जिसके अंदर इनको दिखाई देता है कि जो इनका छोटा भाई है उसको गोली मार दी गई है। इनके पास खबर आई है कि छोटे भाई को गोली मार दी है, और गोली शायद उसी पुलिस वाले ने मारी थी जो कि घर पे आकर के बार बार इन्वेस्टिगेट करता था। तो यही बात सामने आई कि जो भाई है वो क्रांतिकारियों के साथ मिला हुआ था और वो पुलिस वाले उसके पीछे पड़े हुए थे। किसी चीज़ के अंदर शायद उसको अरेस्ट करना था, भाई भाग रहा था, तो जो पुलिस वाला है उसने जो है उस भाई को गोली मार दी है। अब भाई की मृत्यु हो गई है। अब जो ये दृश्य देखते हैं उसके अंदर ये देखते हैं कि जो भाई है उसकी जो बॉडी है उसको देख करके बहुत रो रहे हैं। उस जीवन में जो इनके माता पिता थे वो लोग भी बहुत रो रहे हैं। हमने इनसे पूछा कि भाई भाई को पुलिस वालों ने मार दिया, आपका भाई तो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, तो आपने कुछ नहीं किया? तो इन्होंने बोला कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। पहले तो इन्होंने ऐसा ही बोला कि मैंने कुछ नहीं किया। तो हमने पूछा कि क्यों कुछ नहीं किया, गुस्सा नहीं आ रहा है, बदला नहीं लेना है? तो ये बताते हैं कि नहीं, मेरे जो पिताजी हैं वो उन्होंने मुझे गले लगा रखा है। वो मुझे कह रहे हैं कि हुण पुत्र तू कुछ ना करी, क्योंकि ये दो ही बेटे हैं हमारे, एक बेटे को तो गवा दिया, अब दूसरे को भी गवा देंगे तो बेटे हम कैसे जिएंगे? तो बेटे तू इसका कुछ मत करियो, बेटा तू अपनी जो ज़िंदगी है वो वैसे ही जीता रहे। तो पिताजी माताजी बहुत दुखी हैं। दोस्तों इस दृश्य के अंदर इन भाई ने अपने इस जीवन के जो भी ये कैरेक्टर्स हैं इन सबको पहचान लिया। दोस्तों इन्होंने देखा वो जो छोटा भाई था ना, जो क्रांतिकारियों के साथ मिला हुआ था, सेवा करता था, मदद करता था, वो इनका जो छोटा भाई है इनकी इस जीवन की माता जी हैं। इनकी माता जी जिनकी जो गुजर चुके हैं, वो इनका छोटा भाई था जिसको अंग्रेज़ों ने गोली मार दी थी। उसके बाद जिस अंग्रेज ने गोली मारी थी इनकी माताजी को, यानी कि उस जीवन के इनके छोटे भाई को, उस अंग्रेज को इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि वो अंग्रेज इनकी धर्म पत्नी है। इसके बाद ये बताते हैं कि वो जो अंग्रेज के जो वो चेले हैं ना, मतलब जो हवलदार हैं, जो दूसरे इंडियन पुलिस वाले उस अंग्रेज के साथ रहते हैं, जो उसकी टीम में हैं, वो सारे पुलिस वाले इनकी वाइफ के वही सारे रिलेटिव्स निकले जो रिलेटिव्स घर पे रहने के लिए आया करते थे, जिनके साथ मिलकर के उनकी वाइफ और वो सारे रिलेटिव्स इनकी माँ को ऐसी नज़रों से देखते थे कि जैसे इनकी माँ कोई एलियन हो। वो सब लोग वो पुलिस वाले थे जिन लोगों ने मिलकर के गुरदीप को उस जन्म में मारा था। और इस जीवन के अंदर भी गोली तो नहीं मार सकते थे, लेकिन अपने नेगेटिव संकल्पों से एक बार फिर उन्होंने जान ली, है ना। इनकी माताजी इसी चीज़ से तो गुजरी ना।
अच्छा दोस्तों, इसी दृश्य के अंदर इन्होंने अपने माता पिता को भी आइडेंटिफाई किया। इन्होंने देखा कि इनके उस जीवन के अंदर जो इनकी माँ है, जो इनको गले लगा करके बिलक बिलक करके रो रही हैं, जो अपने बेटे की डेड बॉडी देख रही हैं, तो इनकी जो माँ है उस जीवन के अंदर, वो इस जीवन के अंदर इनके वो जीजा जी हैं, जिनके हाथ में इनकी जो माँ है हाथ रख करके गई कि इसको अपने बेटे की तरह पालना, तुम्हें पालना है इसको। तो वो जो जीजा है ना, जिसके अंदर जो 1.5 साल ही बड़ा है, उसके अंदर भावना उत्पन्न हुई कि नहीं तू मेरा बेटा है, वो इसलिए है क्योंकि ये वाकई में उनके बेटे रह चुके हैं, वो इनकी माँ थे उस जीवन के अंदर। और इसी के साथ साथ जो इनकी पिता थे, पिता को इन्होंने अपनी बहन के रूप में देखा, मतलब उन्हीं जीजा जी की जो वाइफ हैं, इनकी जो बहन जी हैं, जिनके घर में ही रहते हैं, तो उनका रोल रिवर्स था, मतलब पुरुष महिला था, महिला पुरुष थी। तो इनके उस जीवन के जो पिता थे वो इनके इस जीवन की बहन हैं, इनके उस जीवन की जो माता थी वो इनके इस जीवन के जीजा जी हैं। तो आज भी वो जो भावना है वो कंटिन्यू है, और वही जो जीजा और बहन है उन्होंने ही माता जी को अपने पास रखा था, पास में घर दिलवा करके, है ना। तो कहीं ना कहीं ये लोग एक ही परिवार के थे। और ये बताते हैं कि वो जो पुलिस वाला है ना, वो पुलिस वाला बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन जब करने आता था ना घर पे, तो मैं उनको बहुत सारी बातें बताता होता था कि भाई का हमारे को पता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो वो पुलिस वाला मेरी बात का विश्वास नहीं करता था, उसको शक रहता था कि मैं झूठा हूं, शायद मैं भी मिला हुआ हूं। तो कहीं ना कहीं वही वाला जो इमोशन है वो इमर्ज हो रहा था। आज भी जो इनकी वाइफ है, जो उसको ट्रस्ट नहीं है ना इनके ऊपर, वो इसलिए है क्योंकि उस जीवन के अंदर वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, और ये जब उनको बताता था, ये जब उनको बताते थे कि मेरा भाई यहाँ पे नहीं है, तो उसको विश्वास नहीं होता था, वो शक करता रहता। तो वो आत्मा का आज भी जो संस्कार है, इस आत्मा पे शक करने का, वो कंटिन्यू रहा। अब ये दोनों पति पत्नी कैसे बन गए वो हमारे को नहीं पता, वो और कोई इनका हिसाब किताब आपस के अंदर रहा होगा, लेकिन ये कहानी इनके सामने नजर आई। लेकिन दोस्तों, अभी कहानी बाकी है। भाई से हमने पूछा कि भाई फिर इसके बाद क्या किया आपने, भाई की मृत्यु हो गई तो फिर नौकरी करते रहे, मतलब नॉर्मल लाइफ जी। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मैं ना कुछ बदहवास सा हो गया हूँ, मेरे भाई की डेथ होने के बाद मैंने नौकरी छोड़ दी है, मैं उदास रहता हूँ, भाई के बारे में सोचता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ मैं भी, जैसे पहले भाई भटकता रहता था अब मैं भटकता रहता हूँ, घर वाले भी कुछ परेशान है इस चीज़ को लेकर के। धीरे धीरे ये बताते हैं कि इनको दृश्य नज़र आता है कि ये दुख से बाहर आ रहे हैं, और अब ये बताते हैं कि अब मैंने क्रांतिकारियों का सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, पंजाब के अंदर कौन सी क्रांतिकारियों की पार्टी थी ये तो खैर बताने की ज़रूरत नहीं है, उस समय पे जो पार्टी थी आप सर्च कर सकते हो, है ना। 1920 के आसपास जो पार्टी एक्टिव थी, उसी पार्टी को जो है भाई सपोर्ट करते थे। लेकिन ये बताते हैं कि इनको एक दृश्य नज़र आया जिसके अंदर ये पैसे लेकर के किसी अपने छोटे भाई के दोस्त को दे रहे हैं, और उसको वो कर रहे हैं। तो वो पैसे लेकर के जा रहा है, ये उससे प्रश्न पूछते हैं कि पार्टी के बारे में थोड़ा तो मुझे बताओ। तो उनका वो जो दोस्त है ना, जो इनके भाई का दोस्त है, जो कि क्रांतिकारियों से डायरेक्ट टच के अंदर है, वो पलट करके इनको जवाब देता है कि जो अपने भाई का सगा नहीं हुआ वो हमारा क्या सगा होगा। और वो इनके मुंह पे पैसे मारता है और चला जाता है कि तेरे पैसे की हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा महान बनने की तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, तो अपने भाई का सगा नहीं हुआ तो तू हमारा भी सगा नहीं हो सकता। तो ये बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा आत्मग्लानि के अंदर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रो रहा हूँ, अपने भाई को याद कर रहा हूँ। और जब वो ऐसा करके गया तो इनके मन के अंदर, और जैसे एक वो है ना, आपकी अंतर आत्मा को झंझोड़ देते हैं, कभी कभी करना ज़रूरी होता है, तो अंतर आत्मा को उस लड़के ने झंझोड़ दिया, और उसके बाद ये डायरेक्ट एक्शन के अंदर इन्वॉल्व हो गए। आगे ये दृश्य देखते हैं, उसके अंदर इन्होंने बताया कि कोई मीटिंग हो रही है, मैं कमरे के बाहर खड़ा हूँ और मीटिंग हो रही है कि कुछ बहुत बड़ा हम लोग करने वाले हैं। हमने इनसे पूछा कि किसके कमरे के बाहर खड़े हो, तो ये बताते हैं कि हमारी पार्टी का जो कमरा है उसके बाहर मैं खड़ा हूँ और अंदर मीटिंग हो रही है, अंदर सीनियर्स हैं। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई तुम्हें बाहर क्यों खड़ा किया हुआ है। तो ये बताते हैं कि देखो, मेरे को ऐसी समझ है कि ये लोग ऐसा सोचते हैं कि मैंने अंग्रेज़ों की नौकरी की हुई है, तो ये पूरी तरह से मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, धीरे धीरे विश्वास करेंगे, लेकिन अभी ये पूरी तरह से मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साथ तो इन्होंने मुझे रख लिया है, क्योंकि मेरा भाई भी इनके साथ था, और तो साथ तो मुझे रख लिया है, लेकिन मेरे को अभी मेरे में अभी वो विश्वास नहीं है, अभी मुझे अंदर जाना अलाउड नहीं है। फिर अगला दृश्य ये देखते हैं, तो इनको ऐसा नज़र आता है कि हम इनसे पूछते हैं कि भाई क्या बड़ा होने वाला है। तो ये बताते हैं कि भैया हम कुछ बहुत बड़ा चुराने वाले हैं। हम इनसे पूछते हैं क्या चुराने वाले हो।
तो एक खुद को देखते हैं कि मैं किसी अंधेरी जगह पे खड़ा हूं। हमने बोला कि भाई यही पूछा है क्या चुराने वालों, अंधेरी जगह पे कहां पहुंच गए हो। अंधेरी जगह का इनको दृश्य दिखने लगा तो उन्होंने बताया कि यहां पे ना कोई मिलने आने वाला है। तो हम इनसे पूछते हैं कि कौन मिलने आने वाला है। तो ये कहते पता नहीं, कोई मिलने आने वाला है, अभी मिलने आने वाला है। और फिर ये दृश्य के अंदर देखते हैं कि वहां पर कुछ और लोग भी इनके साथ खड़े हैं, कुछ 2-4 लोग हैं शायद इनके साथ जो खड़े हैं, 2 या 3 लोग इनके साथ हैं, ज़्यादा लोग नहीं, एग्जैक्ट नंबर ही आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। तो हमने इनसे पूछा कि भाई जो आपके साथी हैं उनसे पूछो तो सही कि क्या है, कौन आने वाला है, मिलने वाला। तो जैसे ही ये उनसे प्रश्न पूछते हैं तो इनके साथी इनको थोड़ा डांट देते हैं। इनको कहते हैं कि किसी का भी नाम नहीं लेना है, चुपचाप खड़ा रहे। तो ये उनसे थोड़ा पूछते हैं कि अरे भाई काम तो बता दो, क्यों हम यहाँ पे खड़े हैं, क्या होने वाला है, कौन मिलने के लिए आने वाला है। तो इनका दोस्त कुछ ऐसा बोलता है कि बिस्मिल का संदेश है। शायद और भी कुछ बात हुई, लेकिन इनको यही बात सुनाई दी कि बिस्मिल का संदेश है, बिस्मिल का संदेश है। तो बिस्मिल का ऑर्डर है कि यहां पर खड़ा होने वाला है। दोस्तों उस समय के पंजाब के ग्रुप के क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी आपको याद आ गए होंगे। जी हां दोस्तों, ये उसी बिस्मिल की बात हो रही थी। बिस्मिल जी के दिए हुए किसी संदेश के आधार पे ये 2-3-4 लोग एक अंधेरी जगह पर खड़े थे जहां पर कोई आने वाला था। और दोस्तों जैसे ही हमने कहा कि भाई देखो उस दृश्य के अंदर जाओ कि जब वो कौन आया, तो ये बताते हैं कि कोई आया क्या, यहां पे तो ट्रेन आ गई है। तो जो आने वाला था वो कोई व्यक्ति नहीं था, वो एक ट्रेन थी जो आने वाली थी। और ट्रेन आकर के रुक जाती है उसी जगह पर, मतलब वो कोई स्टेशन नहीं है, वो कोई मतलब वो ट्रेन रुक गई है। अब ये बताते हैं कि यहां पर गोलियां चलने लग गई हैं, ट्रेन को वो है इसके अंदर हमने कोई बोगी है, हमारे को उसको लूटना है। और उसके अंदर से फिर ये दृश्य देखते हैं कि कोई बहुत बड़ी पेटी है जिसको हमने निकाल लिया है। और यहां पर इनकी कुछ मुठभेड़ हुई है और कुछ पुलिस वाले हैं, उनको इन लोगों ने कुछ बंद बंद कर दिया है। और उसके अंदर से जो है ये खजाना लूट करके भाग रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर भाई बहुत ज़्यादा क्लियरली चीज़ नहीं देख पा रहे थे और भाई को थोड़ी कम नॉलेज थी इस दृश्य की, लेकिन हम समझ गए थे कि ये कौन सा कांड हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है। तो हमने इनसे पूछा कि भाई जहां तुम खड़े हो क्या ये काकोरी रेलवे स्टेशन के पास है, क्या काकोरी के पास हो आप। तो जैसे ही हमने बोला काकोरी, तो काकोरी बोलते उन्होंने तेज बोला, हाँ काकोरी काकोरी, ऐसे थोड़ा बोला उन्होंने। तो दोस्तों ये जो प्यारे भाई हैं ये अपने आप को जो काकोरी के अंदर जो ट्रेन को रोक करके जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट का जो खजाना हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के क्रांतिकारियों ने जो लूटा था, उस दृश्य के अंदर इन्होंने खुद को देखा। ये भाई उस समय पर क्रांतिकारियों के साथ मिल चुके थे और इस एक्शन के अंदर ये जो प्यारे भाई हैं जो आज भी भारत माँ की सेवा कर रहे हैं फौजी के रूप में, ये वहां पर उनके साथ इन्वॉल्व थे। आगे हमने पूछा कि आगे क्या हुआ, तो आगे का इनको दृश्य ऐसा दिखाई दिया कि वहां से तो हम लोग भाग गए, उसके बाद भी कोई मीटिंग हुई, लेकिन फर्दर थोड़े आगे के दृश्य के अंदर इनको ऐसा नजर आया कि पुलिस ने इनको पकड़ लिया है और पुलिस जो है इनके साथ बहुत ज़्यादा जो है मारपीट कर रही है। और तो हमने इनसे पूछा कि क्यों मारपीट कर रही है, तो वो बताते हैं कि वो मुझसे पूछताछ कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि मैं साथियों का नाम बता दूं, साथियों के ठिकाने उनको बता दूं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई फिर मारपीट खा करके आप मान गए। तो भाई बताते हैं कि नहीं मैं नहीं मान रहा हूं। तो हमने पूछा कि भाई फिर आगे क्या हुआ, जेल हुई, क्या हुआ। तो ये बताते हैं कि नहीं मैं जेल नहीं गया। ये बताते हैं कि पुलिस कस्टडी के अंदर इंटेरोगेशन के दौरान जिस समय इनको अकेले को ही वहां पे पकड़ा हुआ था और क्रांतिकारी इनको नजर नहीं आ रहे थे, अकेले को इनको पकड़ लिया था, इंटेरोगेशन के दौरान ही इनको पुलिस वालों ने पीट पीट करके मार दिया। कुछ इनको ऐसा दृश्य नजर आया था जब ये बोल रहा था कि मैं नहीं बताऊंगा नहीं बताऊंगा, तो किसी पुलिस वाले ने बोला कि नहीं बताएगा और एक बहुत जोरदार प्रहार शायद इनके सर के ऊपर हुआ और उस प्रहार के साथ ही जिस कुर्सी पे बैठे हुए थे वहां से बदहवास होकर के नीचे गिर गए। फिर ये बताते हैं कि मैं ऐसा वो हो गया हूँ, ठंडा पड़ गया हूँ और वो लोग बोल रहे हैं कि ये तो इसकी तो डेथ हो गई, ये तो मर गया, ये तो मर गया। तो जो अंग्रेज पुलिस ऑफिसर है वो कह रहा है कि इसको ठिकाने लगा दो, इसको ठिकाने लगा दो।
तो दोस्तों यहाँ पर जो अंग्रेज़ ऑफिसर था और जो ये पुलिस वाले थे, ये वो वाइफ वाले नहीं थे, ये कोई अलग जगह थी। पहले कहीं और थे और ये वाला कांड कहीं और हुआ था, तो वहाँ की पुलिस ने इनको पकड़ा था। तो ये बताते हैं कि उसके बाद अपने शरीर से मैं बाहर आ गया हूँ। इन्होंने दृश्य देखा कि इंटेरोगेशन में जब इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद पुलिस वालों ने इनकी लाश को उठाया और उसको ले जा करके किसी नदी के अंदर फेंक दिया, और ना इनका अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद क्या हुआ इनको नहीं पता। ये अपनी आगे की जर्नी पे उसके बाद निकल गए। दोस्तों हमने रिसर्च किया थोड़ा, हमने बलवंत सिंह को ढूंढने का प्रयास किया, गुरदीप को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन प्यारे दोस्तों भारत माँ की सेवा के अंदर वीर बलिदानी ऐसे लाखों रहे हैं जो कि जिनके नाम जो हैं वो गुम हो गए। भारत माँ की सेवा के अंदर बलिदान होने वाले के कुछ नाम तो हम जानते हैं, आज़ाद जी के बारे में जानते हैं, बिस्मिल जी के बारे में भी हम जानते हैं, भगत सिंह के बारे में जानते हैं, सुखदेव है, राजगुरु है, बोस हैं, और बहुत सारे नाम हैं जो चमकते हैं। लेकिन भारत माँ के लाखों वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी इस देश को आज़ाद कराने के लिए, तब कहीं आज़ादी आई, तब कहीं जो है आज हम खुद को बोल पाते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा हमने जो ये दृश्य जो काकोरी कांड था शायद 1925 या 26 में कभी हुआ था, और इनको तो मतलब इनके ऊपर तो ट्रायल भी नहीं हुआ था, तो अरेस्ट होकर के इनकी वैसे ही मृत्यु हो गई थी। तो हमने कुछ बोला कि इसलिए कनेक्शन था क्योंकि अगर आपने हमारा अपना पीएलआर का स्टोरी आपने देखा हो, अगर नहीं देखा तो उसका भी लिंक हम इसमें डाल देंगे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी आगे जाकर के जब सोशलिस्ट उसमें नाम ऐड हो गया था, तो उस समय पर फिर हमारा भी कुछ इसके अंदर हमारा अपना कुछ उसके अंदर पार्ट रहा था। तो आई थिंक उस लाइफ के अंदर ये भाई और हम डायरेक्टली तो नहीं मिले थे, लेकिन जिस कॉज के लिए इन्होंने अपने प्राण दिए, उसी कॉज के लिए, उसी पार्टी के लिए आगे चल करके हमारे को भी माँ की सेवा करने का, भारत माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो कहीं ना कहीं जैसे वो सोल है, आसपास की आत्माएं हैं तो आसपास रहते हैं, मतलब एक तरह की जो जर्नीज हैं वो कहीं ना कहीं इन भाई की हमारे को देखने को मिली। तो बहरहाल दोस्तों, इससे जो भाई हैं ये अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में, और इनको माँ भारती की सेवा करने की इतनी प्यास क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में ये भाई पता कर पाए। और इसी के साथ फिर इनका जो पास्ट लाइफ का जो सेशन है वह कंक्लूड हो गया। हम आशा करते हैं कि जो स्टोरी हमने आप सभी के साथ साझा करी, ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और वीडियो में कमेंट करके हमें बताएं कि क्या अच्छा लगा स्टोरी के अंदर। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर। नमस्कार।